हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो है हमारी सेमीकंडक्टर के ऊपर। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे हमारा सेमीकंडक्टर का, कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, इनको इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, और फिर उसके अंदर हम साथ में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। मीन्स जब हमारे पास सॉलिड थे तो वो किस बेसिस पे हमने मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिवाइड किए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हमारे सेमीकंडक्टर का। तो क्या होता है, हमारा जो 1948 से पहले जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी वो किसकी हेल्प से बन रही थी? वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से बन रही थी। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं? ये वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर जो डायोड्स भी होती हैं, मीन्स जिसके अंदर दो हमारे पास इलेक्ट्रोड हों, ठीक है, और ट्रायोड्स भी होती हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, जो ये दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं हमारे पास, उनमें से एक इलेक्ट्रोड हमारे पास कैथोड होती है और जो दूसरी इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास एनोड होती है। जो कैथोड है उसमें से हमारे से जब हम इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स हमारी एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है, और जो थर्ड वन होती है वो होती है इसके अंदर ग्रिड, ठीक है। और ग्रिड का भी एक स्पेसिफिक अपना काम होता था। तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो बहुत टाइप की थी। डायोड, वाल्व भी बोल देते थे उनको हम, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, ठीक है। जैसे जैसे इसके ये हम साइज इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे डायोड का मीन्स 2 इलेक्ट्रोड, ट्रायोड मीन्स 3 इलेक्ट्रोड, और टेट्रोड मीन्स 4 इलेक्ट्रोड। तो उसके अंदर क्या होगा, एक कैथोड और एक एनोड, ये तो फिक्स है, लेकिन जो ग्रिड के नंबर है वो इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आगे हमारी जो ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये बढ़ती जा रही थी। लेकिन इनकी लिमिटेशन आ गई थी। वो लिमिटेशन क्या क्या थी हमारे पास? फर्स्ट तो ये थी कि ये बल्की होते हैं, ठीक है, मीन्स हैवी होते हैं साइज में। सेकंड था हमारे पास ये हाई वोल्टेज, इनको काम करवाने के लिए हमें क्या चाहिए थी, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवानी पड़ती थी। फिर उसके बाद ये पावर कंज्यूमर, पावर कंज्यूमर मीन्स हाई पावर कंज्यूमर, ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद था जो हमारा फोर्थ यहाँ पे लिमिटेशन थी, वो थी इसकी लाइफ टाइम। इसका जो लाइफ टाइम होता है वैक्यूम ट्यूब का वो बहुत शॉर्ट होता है, और इसमें जो हमारा रिजल्ट आता है उस पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा रिलायबल नहीं होता। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी क्या थी, लो थी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये तो था हमारा 1948 से पहले पहले का जो प्रोसीजर था, जब हम क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ही हम 1930 में रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट हैं और उनके बीच में एक हमारे पास ऐसी, हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एक मेटल था और एक इंसुलेटर था, कि हम क्या करें, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी, इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स थे और उनके जंक्शन थे वो हेल्पफुल थे, जो हमारे कंट्रोलिंग थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की और चार्ज कैरियर्स की, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज कैरियर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो मूव करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे पास चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव आता है हमारे पास होल की वजह से और नेगेटिव आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो क्या था कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स थे, जब 1930 में रियलाइज़ किया गया कि जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं और उनके जंक्शन हैं वो भी कंट्रोल कर सकते हैं हमारे जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, उनकी डायरेक्शन को और उनके फ्लो को, ठीक है। तब हमारे पास डिस्कवरी हुई थी किसकी, सेमीकंडक्टर जंक्शन की। और जंक्शन क्या होता है, जंक्शन डायोड और जो ट्रांजिस्टर थे, फिर उन्होंने रिप्लेस कर दिया हमारी वैक्यूम ट्यूब को। जो हमारे पास जंक्शन डायोड होता है वहाँ पे हमारे पास दो सेमीकंडक्टर इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। जैसे ये P है तो ये N है, ये N है तो दूसरा हमारे पास P है। जैसे हमने एक स्लाइस ले ली, वो P टाइप की थी, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक लेयर और वो करवा दी, ठीक है। वो जो लेयर हमने इसके ऊपर फोल्ड करवाई वो फोल्ड करवा दी हमने किसकी, N टाइप की। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, PN डायोड। तो इसको बोलते हैं डायोड जंक्शन या जंक्शन डायोड,
ठीक है। लेकिन जब हमारे पास क्या हो, जैसे हमने एक पी टाइप पे हमने एक स्लाइस ले ली और इसके बीच में हमने एन टाइप की डोपिंग करवा दी, तो ये जो हमारा यहाँ पे जो मटेरियल बन के तैयार हुआ उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एप्लीकेशन है हमारी सेमीकंडक्टर की, जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, मीन्स सेमीकंडक्टर की हेल्प से ही हम इन डिवाइसेस को बना सकते हैं। आगे इनको डीपली हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही जान लो कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर के जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती है, डायोड और ट्रांजिस्टर, जिन्होंने रिप्लेस किया था हमारे वैक्यूम ट्यूब को। फिर उसके बाद था हमारे पास इनके जो बेनिफिट्स थे वो क्या होंगे, जो लिमिटेशन उनकी थी वो इन्होंने दूर कर दी होंगी। ये बल्कि नहीं होते, लाइट होते हैं। सेकंड, ये लो वोल्टेज पे भी काम करते हैं। थर्ड, ये पावर भी लो कंज्यूम करते हैं और इनका लाइफ टाइम भी अच्छा होता है और रिजल्ट तो बिल्कुल बेटर ही होता है, ठीक है। तो आज की जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है, वो हमारी सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। जो हम लॉजिक गेट्स वगैरह जो भी हमारे पास हैं, जैसे हमारे माइक्रो प्रोसेसर या फिर हमारी जो टीवी, फ्रिज वगैरह, इनके अंदर जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसके अंदर हम लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं। और वो लॉजिक गेट्स हमारे किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर के ही बने होते हैं, ठीक है। उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही लगी होती हैं, या तो डायोड से बने होते हैं वो लॉजिक गेट्स या फिर ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने लिया है आज सेमीकंडक्टर का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास क्या था, सॉलिड था, ठीक है। अब हमें पता है हमारे पास सॉलिड क्या है, मेटल। 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ये तो हम 5th-6th क्लास से ही पढ़ते हैं। हमारे पास मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो हम अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, हमारी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पे। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी भी क्या है, प्रॉपर्टी है, और कंडक्टिविटी भी क्या है, प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिस मटेरियल की वो बने होते हैं, ठीक है। तो जिस मटेरियल के वो बने होते हैं, अगर उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करना, रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, किसमें, कंडक्टिविटी में। मीन्स रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कंडक्टिविटी हमारी कम होती है, और जहाँ पे हमारी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। और जो अब ये पता लग गया हमें, रेजिस्टिविटी तो क्या करती है, करंट को, जो कंडक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ करने का काम करती है, कंडक्टेंस को, और जो कंडक्टिविटी है वो उसको इंक्रीज़ करने का काम करती है। लेकिन ये होती क्यों है, क्या रीज़न क्या होते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, जो मेटल्स हैं, मेटल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मेटल है, मेटल के अंदर हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। हाई कंडक्टिविटी मीन्स क्या है यहाँ पे, कि हम इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करना हो करंट को फ्लो करवाने के लिए। और जो इनकी रेजिस्टिविटी होती है वो इनकी अपोजिट होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है। फिर उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल हैं मेटल कंडक्टर्स के, वो क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास रेंज दी हुई है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी की रेंज है हमारे पास वो कितनी है, 10⁸ साइमन पर मीटर, ठीक है। 10⁻² से लेके और 10⁸ साइमन पर मीटर जो क्या होती है, कंडक्टिविटी की रेंज होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा है जो हमारा मेटल के केस में, उसकी रेंज हमारे पास 10⁻² से लेके 10⁸ साइमन पर मीटर होती है। साइमन पर मीटर क्या है, यहाँ पे यूनिट है हमारी कंडक्टिविटी की, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी जो रेंज होती है वो इसके अपोजिट होती है। अपोजिट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। 10⁻⁻² टू 10⁻⁻8 ओहम मीटर, ठीक है। और ओहम मीटर हमारी किसकी वो यूनिट होती है, वो होती है हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हैं वो है हमारे पास इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का हमें पता है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होती है, क्योंकि ये करंट को कम फ्लो करने देते हैं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा वुड है, लकड़ी, ठीक है, जिसमें से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता। और जो लो जो कंडक्टिविटी है वो इसकी लो होती है,
तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल है उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। उसके अंदर हाई कंडक्टिविटी थी, इसके अंदर हाई रेजिस्टिविटी है। इसके अंदर लो रेजिस्टिविटी थी, यहाँ पे लो कंडक्टिविटी है। तो अपोजिट हो चुका है यहाँ पे। और जो यहाँ पे रेंज इनकी एग्जिस्ट करेगी वो रेंज क्या होती है हमारे पास, 10⁻⁻8 साइमन पर मीटर तो हमारी कंडक्टिविटी की होती है, और 10⁻8 ओहम मीटर ये हमारी रेजिस्टिविटी की होती है। तो अब हमें यहाँ से ये पता लग गया कि जो हमारे पास, देखो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, मेटल की जो हमारी कंडक्टिविटी थी 10⁻2 से लेके 10⁻8 साइमन पर मीटर थी, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, माइनस साइन कर दिया, और वो हमारी किसकी कंडक्टिविटी हो गई, इंसुलेटर की। और जो ये यहाँ पे नेगेटिव थी ये कन्वर्ट कर दी इन्होंने पॉजिटिव में। तो याद करने में भी इसमें कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, हम कंपेयर करके याद कर सकते हैं, क्योंकि वही सेम नंबर है 10⁻8 10⁻−8। यहाँ पे भी 10⁻−8 10⁻8। यहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव में है कंडक्टिविटी के लिए और नेगेटिव में है रेजिस्टिविटी के लिए। यहाँ पे अपोजिट हो गया, रेजिस्टिविटी के केस में पॉजिटिव हो गई और कंडक्टिविटी के केस में नेगेटिव हो गई। ये तो हमें पता ही है कि अगर हम 10⁻−8 लिख रहे हैं तो वो चीज़ हमारे पास छोटी होती है, कम होती है, ठीक है, और 10⁻8 है जो वो हमारा बड़ा होता है। जब हम इसकी हाई रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, और लो कंडक्टिविटी बोल रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। अगर हाई कंडक्टिविटी बोलेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, और लो रेजिस्टिविटी बोलेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो इतना तो हम कर सकते हैं अंडरस्टैंड करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं है कि हमें बिल्कुल धक्के से याद करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे हम ईजिली इसको याद रख सकते हैं। आगे आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर, जिसके ऊपर हम ये सारा जो खेल है ये दिखा रहे हैं, वो कौन है, हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर हैं हमारे, ये सॉलिड्स के वो सबस्टांस हैं हमारे पास जिनकी जो हमारे पास कंडक्टिविटी और जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी मेटल कंडक्टर के बीच में एग्जिस्ट करती है। मीन्स ना तो वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करते, ना वो इंसुलेटर की, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो हाफ तो मेटल की करते हैं और हाफ हमारी इंसुलेटर की करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी रेंज होती है रेजिस्टिविटी की और कंडक्टिविटी की, तो इसके अंदर हमारे पास रेंज होती है 10⁻⁻5 टू 10⁻0 साइमन पर मीटर तो कंडक्टिविटी, और 10⁻5 टू 10⁻0 ओहम मीटर, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर हम बात करते हैं जीरो टेम्परेचर की, ठीक है, जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो बिल्कुल किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो हमने जो सेमीकंडक्टर हैं वो कैसे क्लासिफाइड कर रखे हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वो देखिए क्या है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मैं इसको SC से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो 2 टाइप के हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो है एलिमेंटल मीन्स एलिमेंट्री, जो नेचुरल फॉर्म में हमें मिल जाएं, और सेकंड होते हैं हमारे पास कंपाउंड, जिसमें हमें क्या करना पड़े कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं या फिर मेटल हैं या इंसुलेटर हैं उनको कंबाइन करके हम क्या करें, सेमीकंडक्टर तैयार करें। तो जो हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं ये क्या होते हैं, हमें अवेलेबल होते हैं नेचुरल फॉर्म में, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं वैसे ही हमें मिल जाते हैं, नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास वो हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो जो हमारा सिलिकॉन होता है इसकी जो कट इन वोल्टेज होती है हमारे पास वो होती है 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो जर्मेनियम के केस में होती है हमारे पास कट इन वोल्टेज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये भी हमारे जो JEE वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं IIT के, उनके अंदर पूछ लिया जाता है कि कट इन वोल्टेज हमारी सिलिकॉन और जर्मेनियम की क्या होती है, तो ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। कट इन वोल्टेज का मतलब क्या है कि एक ऐसी वोल्टेज जिसको लेने के बाद ही जो हमारा सब डिवाइस है जो हमारी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, जैसे मान लो हमारे पास डायोड है और वो सिलिकॉन की डायोड है हमारे पास, वो तब तक काम करना स्टार्ट नहीं करेगी जब तक उसके पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हमारे पास क्या ना हो, वोल्टेज ना हो। या फिर हम अगर जर्मेनियम की लेते हैं तो उसमें वो काम करना स्टार्ट कर देगी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इमीडिएट इंक्रीज होते ही। जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई दे दी, तो वोल्टेज सप्लाई जब जैसे ही हमारी 0.3 को क्रॉस करेगी ना, तभी जो हमारी डायोड है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन इस केस में हमारी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कंडक्ट करती है, ठीक है। और जो ये हमारी इसकी कट इन वोल्टेज है, जो ये एनर्जी है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो हमारे पास कंडक्शन
और वैलेंस बैंड जो हमारे पास बनते हैं उनकी फॉर्मेशन पे और उनके बीच में जो गैप होता है जिसको हम एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक स्लाइटली सा डिस्कशन जो हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद है हमारे पास कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स सेमीकंडक्टर, अब वो देखते हैं हम उसमें क्या, तो क्या होता है हमारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जो हमने क्या बताया कि जो हमारे क्या हों दो से ज़्यादा जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनसे मिलके बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग सेमीकंडक्टर। तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, ये मेटल्स के बने होते हैं। मेटल्स के कैसे, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास कैडमियम है, सल्फ़र है और गैलियम है, आर्सेनिक है, ये हमारी मेटल्स हैं। मेटल तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को की हेल्प से इनको कंबाइन करके बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास कंपाउंड हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, ये भी आगे हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो इसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप है वो किसके कंपैरिजन में, जो हमारे पास एलिमेंटल नेचुरल सिलिकॉन है उन सिलिकॉन और जर्मेनियम जिनको हम इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, इनके जो गैप से क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए ये हमारे कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और इसलिए हम इन्हीं को यूज़ करते हैं हमारी जो भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उनको बनाने के लिए। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास, जैसे हमारे पास सोलर सेल है, फोटोवोल्टिक सेल है, तो वहाँ पे हम कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है, इनको मिला के बना दो कि कैडमियम सल्फ़र हो गया, गैलियम आर्सेनिक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और क्या हो सकता है, कैडमियम सिलेनियम और इंडियम फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये हैं हमारे पास कुछ एग्जाम्पल जो कि हमारी पहली फॉर्म है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे पास, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, ये हमारे एंथ्रासिन, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हों, बेंजीन, एंथ्रासिन वगैरह। ठीक है, तो ये उनकी हेल्प से बनते हैं जो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके अंदर हम केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो जैसे डोप्ड थैलोसाइनिन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कौन से होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जैसे पॉलीमर्स नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज़ एक से ज़्यादा जुड़ी हो, जैसे सेम चीज़ है। जैसे अगर हमारे पास क्या हो, जैसे अगर आपने मैथ में पढ़ा हो कि अगर हमारे पास क्या हो, एक ट्रायंगल है तो वो हमारी ट्रायंगल हो जाती है, ट्रायंगल बोल देते हैं। अगर हमारे पास 4 साइड वाली कोई भी हमारे पास पिक्चर है तो हम उसको टेट्रागन बोल देते हैं। अगर 5 साइड वाली हैं तो पेंटागन बोल देते हैं। ठीक है, तो मीन्स ये किसके पार्ट हैं, ये पॉलीगन के पार्ट हैं, जिसके अंदर पॉलीगन का मतलब क्या है, एक ऐसी पिक्चर या एक ऐसी इमेज जिसके अंदर बहुत सारी हमारे पास क्या हो, साइड्स हो। गन मीन्स साइड्स होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे पॉलीमर्स का मतलब क्या है कि पॉली मीन्स होता है मैनी और मर्स मीन्स कोई एक चीज़ है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है वो बार बार कंबाइन करके बना हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे पॉलीथीन है वो इथीन से मिलके बनता है, जैसे हम पॉलीथीन जो यूज़ करते हैं वो इथीन से मिलके, इथीन में इथीन ऐड करते रहेंगे तो वहाँ पे उसको बार बार इथीन कनेक्ट होता है। अब उसको बार बार तो ये बोलेंगे नहीं 1 इथीन 2 इथीन, तो उसमें क्या कर देते हैं हम पॉली इथीन बोल देते हैं उसको, पॉलीथीन। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं, कंपाउंड पॉलीमर्स, जो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एज ए सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये नहीं होता, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, एग्जाम्पल के लिए। कभी ये सोचो कि पॉलीथीन भी होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास पॉलीपायरोल, उसके बाद हमारे पास होता है पॉली एनिलीन, फिर उसके बाद होता है हमारे पास पॉलीथायोफीन। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर के। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा।
अब उसके बाद जो हम करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे कंडक्शन और वैलेंस बैंड की जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि वो बनते कैसे हैं हमारे, ठीक है। उसको बनने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे जो बोहर थ्योरी है, बोहर थ्योरी ऑफ एटॉमिक एटम, ठीक है। कोई भी एटॉमिक एटम है उसकी बोहर थ्योरी का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है हमारे पास वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो किसी एटम की स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, और किस एटम की स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, वो स्पेशली हाइड्रोजन के ऊपर। उसने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती रहूँगी। तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अब इसके अंदर जो नील बोर थे उन्होंने क्या बोला था। अब जैसे कि हमें ये पता है कि हमने एटम्स स्टडी किया है, एटम एंड न्यूक्लियाई जो हमारा 8th यूनिट है वो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको भी देखनी है तो आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो, या फिर स्टडी लवर मीना जैसे ही आप टाइप करते हो तो उसके अंदर जब विजिट करते हो चैनल को विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि फिजिक्स के जो हमारा यूनिट 8 है उसके एटम और न्यूक्लियाई की वीडियोज़, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 4-5 वीडियो डाल चुकी हूँ मैं उसके अंदर, वो आप देख सकते हो। तो हमने जो एटम एंड न्यूक्लियर में डिस्कस किया था कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन था एटम के केस में वो किस किस का था, हमने देखा था डोल्टन का था, रदरफोर्ड का था, लेकिन साथ में हमारे पास वहाँ किसका था, नील्स बोर का था। और नील्स बोर का ही सबसे सक्सेसिव कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि इसके बाद कोई ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं हुआ है एटम, ठीक है। तो अब उसके जो बोर्स थ्योरी थी वो क्या बोलती थी एटम के बारे में, अब हम वो देख लेते हैं क्या है उसके बारे में। तो जो हमारी बोर्स थ्योरी थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। बोर्स ने जो दिया था हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दिया था, वो मेनली जो बेस्ड था वो किसके ऊपर बेस्ड था, हाइड्रोजन के ऊपर। लेकिन वो अप्लाई क्या होता था, हमारे सभी आइटम्स के ऊपर अप्लाई हम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन बोर ने नहीं बताया था हमें कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो इसकी लिमिटेशन थी। लेकिन अब हम अगर बात करें यहाँ पे कि बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कहना क्या है, वो ये बोलता है कि जैसे हमारा हाइड्रोजन है, अगर वो आइसोलेटेड एटम है तो उसकी जो एनर्जी जो लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे लेवल्स बना दिए कुछ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये हमारा के है, एल एम एन ओ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा के जो लेवल है, एनर्जी लेवल है, इसकी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होगी। जैसे मान लो हमने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली इसकी, जो सेकंड वाला है उसकी क्या होगी 2.3 है मान लो, नेक्स्ट की 3.9 और फिर 7.8 फिर 11.9, ठीक है। ये मान लिया हमने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एनर्जी मीन्स पहले हमने 1.1 मानी, तो हमने यहाँ पे 1.2 क्यों नहीं मानी, 1.3 क्यों नहीं मानी, ठीक है। तो इस जो डिस्क्रीट हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब ही ये है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो एक डिस्क्रीट एनर्जी है, अलग अलग है, कंटिन्यूटी में नहीं है। एक हमारे पास वर्ड होता है कंटिन्यूअस और एक हमारे पास वर्ड होता है डिस्क्रीट। जो कंटिन्यूअस है उसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास क्या है, हर एक जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। चाहे कहीं पे हमारी जो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो चाहे फिर डिक्रीज़ हो रही हो, लेकिन हमारे पास कंटिन्यूटी में सारी वैल्यू अगर एग्जिस्ट करें, जैसे हमारे पास यहाँ पे 0.8 भी है, 0.9 भी है, 0.1 भी है, 1.2 1.3 1.4 1.6 1.5, ठीक है। तो वो सारी वैल्यू जो है हमारी एग्जिस्ट करें तब हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और डिस्क्रीट अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूटी में नहीं है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही हों। जैसे मान लो एक हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 1.1, फिर सेकेंड एग्जिस्ट कर रही है 2.3, फिर 2.9। ये नहीं है कि जो बीच में ये पॉइंट हमारे बच रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो बोर्स थ्योरी थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, उन्होंने बोला था कि अगर हमारे पास जो एटम है वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मीन्स उसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है किसी भी दूसरे एटम के पास। तो अगर वो अकेला है तो जो उसकी एनर्जी होगी वो डिस्क्रीट अमाउंट में होगी उसकी डिफरेंट सेल और सब सेल्स की। मीन्स जैसे कि हमने के सेल, एल सेल, एम एन सेल जो कंसीडर किया है, इनकी सभी की एनर्जी क्या है, यूनिक है, ठीक है। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे के सेल में है तो वो एल सेल में तभी जाएगा जब उसको 2.3 एनर्जी मिलेगी,
ठीक है, ये नहीं है कि वो 1.2 भी कर देंगे तो तभी चला जाएगा, नहीं, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी के बेस पे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाना, एक्साइटेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कंसेप्ट है, फर्स्ट तो था हमारा बोर्स थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगा कि जो हमारे एटम होता है, एटम की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं उसकी कोरोस्पोंडिंग सेल्स और सब सेल्स के पास। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप कि आपको बोर्स थ्योरी की जो का कंसेप्ट है इसमें कोई भी अभी दिक्कत ना हो, नहीं होगी, कोई क्वेरी ना हो इससे रिलेटेड। तो अब जो हमारे पास है नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने आपकी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर पढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, कुछ ब्लॉक होते हैं जैसे S P D और F। हम क्या करते हैं, उन जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इनकी बेस में। जैसे हमें पता है कि S में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम इसकी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? जैसे अगर हम बात करते हैं सिर्फ हाइड्रोजन की, वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है उसका। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा 1s1, क्योंकि ये भी आगे ऐसे डिवाइड होते हैं 1s 2s 3s 4s 5s। ठीक है, मीन्स जो हमारा क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग आगे डिवाइड होते हैं। ऐसे ये 1s 1p 2p 3p, 1p नहीं होता, ये 2p होता है। 2p जैसे ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 2 से स्टार्ट होता है 2p, ये 3 से स्टार्ट होता है, ये 4 से। कैसे बनती है? जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो हमने 1s तो हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, लेकिन p हमने सिर्फ 2 से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे हमने जो d है वो हमारा 3 से स्टार्ट हुआ है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये हमारे डिपेंड करते हैं जो हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की लिखते हैं तो 1s1 लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, नाइट्रोजन की, सॉरी सोडियम की, उसका 11 होता है हमारे पास। तो वहाँ पे क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, 6 2 8 2 10 और 1 11। ठीक है, तो 11 कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर्स की कर रहे हैं, तो हम सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जैसे जो हमारे पास सिलिकॉन एटम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 होता है। ठीक है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होगी वो देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 या 2 ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इसके पास तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसके पास 14 है, इसके पास इससे 3 एक्स्ट्रा हैं, तो एक तो हमने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो हमारे बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए वो हम 3p2 में एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है सिलिकॉन की। अगर हम बात करें यहाँ पे जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है। जो जर्मेनियम है हमारा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो अब हम जर्मेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 32, सॉरी, ठीक है, कितना होता है? 32। तो अब इसकी अगर हम लिखें कॉन्फ़िगरेशन तो क्या बनेगी हमारे पास बनेगी 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आगे क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ये हमारे? 6 2 8 2 10 और ये 6 16। तो अब हमारे पास अभी तो 16 भी और बचते हैं, तो 3d 10 4s 2 4p2। ठीक है, तो हमारे पास जो जर्मेनियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई वो क्या आई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। ऐसे ही जो सिलिकॉन की देखी थी हमने वो कितनी थी सिलिकॉन का हमारे पास 14 था, और वहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 था। अगर देखा जाए तो इसकी जो हमारे पास आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल मीन्स जो बिल्कुल बाहर प्रेजेंट है, वो कौन सी है हमारे पास? 4s 4p। और इसकी अगर देखें तो कौन सी है हमारे पास? 3s और 3p। अब अगर हम देखें यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड एटम की, एक अकेला एटम है, ठीक है, तो वो किसी के साथ क्या अट्रैक्शन शो करेगा? नहीं कर सकता। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो इसको एक पर्सन से। अगर कहीं पे हम गए हुए हैं और एक तुम अपने रूम से जहाँ पे क्लास में बैठते हो वहीं पे देख सकते हो, अगर जब तक क्लासरूम में अगर कोई और स्टूडेंट ना आए, आप अकेले बैठे हो, तो आप किससे बात करोगे? दीवारों से तो करने से रहे, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी इंटरेक्शन के लिए कोई नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या हो? आइसोलेटेड हो।
ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका स्कूल का टाइम इंक्रीज होता है, बढ़ता है और बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं क्लास में, तो क्या होता है, कोई किसी बेंच पे बैठता जाके, कोई किसी पे, कोई नज़दीक कोई दूर, ठीक है। तो क्या करने लगते हैं, करते हो तुम, बातें करते हो, तो वहाँ से क्या पता लगता है कि इनकी इंटरेक्शन आपस में एक दूसरे से स्टार्ट होगी। अब ये क्या है हमारे पास, ये अनआइसोलेटेड है, इसको हम आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि इसके आसपास में है कोई एटम प्रेजेंट। और जब ये आपस में एक दूसरे के आसपास आएंगे तो कुछ कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, लेन देन भी करेंगे, कुछ बातों या तो वो फिर बातें करें या फिर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही डिस्कशन करें, पर कुछ भी करें तो क्या होगा, कुछ नॉलेज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, कुछ नॉलेज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। तो मीन्स ये इनके बीच में क्या होगी, शेयरिंग होगी। और ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी। अब जैसे मान लो अब आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं, 4 आपके फ्रेंड हैं, अब चारों के साथ एक जैसा रिलेशन तो नहीं है, इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है। लेकिन अगर ये क्या हो, सेम बना दें हम, इधर भी सेम, इधर भी सेम वही, इधर भी सेम वही, इधर भी सेम वही, तो यहाँ भी, यहाँ बैठेगा तो भी उसके साथ उसकी इंटरेक्शन उतनी ही रहेगी, यहाँ बैठेगा तब भी इंटरेक्शन सेम रहेगी, और यहाँ बैठेगा तब भी इंटरेक्शन सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास आइसोलेटेड एटम होता है तब तो जो हमारी एनर्जी लेवल होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। मीन्स जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, एक लेवल यहाँ पे है, एक लेवल यहाँ पे है, एक लेवल यहाँ पे, एक लेवल यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें इसको, ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है 1s2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2s2 को, ये 2p6 को, ये 3s2 को, और ये 3p2 को। जब ये अकेला है तो ये हमारे सारे के सारे एनर्जी लेवल कैसे रिप्रेजेंट दिखेंगे, हमें अलग अलग दिखेंगे। लेकिन जैसे ही ये किसी एक भी एटम के कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है, तब क्या होगा, इसके एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आएंगे, और जो वो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक बैंड की तरह हमें दिखाई देना स्टार्ट कर देंगे। और उन बैंड्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोवलेंट और कंडक्शन और वैलेंस बैंड बोलेंगे। तो जो ये हमारा बेस है जो आज हमने बनाया है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारी जो एनर्जी बैंड है वो कैसे बन रहे हैं हमारे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, फिर हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर और सॉलिड्स, और फिर अब हमने क्या लिया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया कि हमारे जो एनर्जी बैंड होते हैं उनके अंदर कंट्रीब्यूशन किस किस एलिमेंट का होता है, किस किस सब्जेक्ट का, किस किस कंसेप्ट का है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एटॉमिक बोर्स थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, और फिर हमने ये कंसेप्ट समझा कि अगर हमारे पास एटम अकेला है तो वो कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, तब तो उसके जो हमारे पास लेवल होंगे वो ऐसे होंगे। लेकिन जब उसके पास कुछ और एटम प्रेजेंट होंगे तो वो उनके साथ कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, कुछ एनर्जी लेगा, कुछ देगा, तो उस टाइम उसके जो बैंड्स में जो चेंजेस आएगा, जो उसके बैंड हैं वो हमें एक डिस्क्रीट ना दिखाई ना दे के कैसे दिखाई देंगे, एक जैसे हमने एक बैंड बना दिया यहाँ पे ऐसे करके दिखाई देंगे, एक बिल्कुल जैसे एक पैकेट सा, तो उसको वो क्या बन जाते हैं, हमारे पास बैंड्स बन जाते हैं, और उन बैंड्स को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो इनके बारे में ब्रीफली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।